नमस्कार साथियों, चाणक्य कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं योगराज सिंह नोडिया, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कराऊंगा और सभी विद्यार्थी जो सभी सब्जेक्ट के वीडियो को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप को इंस्टॉल करें और वहां से ई बुक्स और इस स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधा हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और आज हम जीव विज्ञान के एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वह है कोशिका विभाजन के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में। तो बात करते हैं हम सीधा कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन है क्या? सबसे पहले हमें जानना जरूरी यह है कि कोशिका का विभाजन होना क्यों जरूरी है। कोशिका विभाजन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, या तो कोशिका अपनी वृद्धि के लिए या शरीर के ऊतकों में जो भी मरम्मत का कार्य होता है वह समसूत्री विभाजन के अंतर्गत होता है। तो कोशिका विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि जीवों में कोशिका विभाजन होता क्यों है। जैसे कि हम बात करते हैं, हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन के बारे में। लेकिन सबसे पहले ये विभाजन होता क्यों है। जैसे प्रत्येक जो जीव है उस जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। तो जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। हमने बात की शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, हमने क्या कहा? कोशिका है। और प्रत्येक जो शरीर का निर्माण है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के द्वारा होता है। इसी एक कोशिका के द्वारा बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। जैसे मानव में अरबों कोशिकाएं हैं, लेकिन उन कोशिकाओं का निर्माण एक कोशिका से हुआ है। और कोशिका में जब विभाजन की क्रिया होती है तो समान व असमान कोशिकाओं का जो समूह बनता है उसे हम ऊतक या हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहते हैं। समान व असमान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहेंगे। और ऊतकों का जब संगठन बन जाता है तो ऊतकों के द्वारा अंग का या ऑर्गन का निर्माण होता है। अंगों के द्वारा अंगतंत्र का निर्माण होता है और अंगतंत्र के द्वारा एक शरीर का अर्थात एक जीव का निर्माण होता है। तो हमने ये कहा कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। और इसी कोशिका के द्वारा एक शरीर का निर्माण होता है। जैसे कि हम बात करें कि कोशिका से शरीर का निर्माण कैसे होगा, तो अगर हम ये बात बताएं, जैसे मानव के निर्माण के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं कि एक ही कोशिका के द्वारा इस बहुकोशिकीय शरीर का निर्माण होता है। बहुकोशिकीय शरीर के निर्माण के अंतर्गत हम बात करते हैं जैसे स्पर्म और ओवम दोनों में जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, स्पर्म भी एक कोशिका है, ओवम भी एक कोशिका है। और मानव में क्रोमोसोम संख्या, गुणसूत्रों की संख्या 46 है। स्पर्म और ओवम
में जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो द्विगुणित एकल कोशिका जायगोट का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है युग्मनज का निर्माण। और इस युग्मनज में जब विदलन की क्रिया होती है क्या होगा? विदलन की क्रिया होगी, क्लीवेज होगा, और क्लीवेज के अकॉर्डिंग उसमें डिवीजन पाया जाएगा माइटोसिस, डिवीजन, समसूत्री विभाजन। इस समसूत्री विभाजन के अंतर्गत जीवों की संरचना के अंतर्गत सबसे पहले यह युग्मनज हमने कहा कैसा है? यह एक कोशिकीय, यह एक कोशिकीय संरचना है। और इस एक कोशिकीय संरचना में एक कोशिकीय कैसा है? यह द्विगुणित है। एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज में जब माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला का निर्माण होता है। अर्थात इस एक ही कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप सबसे पहले एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 16 कोश की जो संरचना बनेगी उसे हम लोग मोरुला कहेंगे। लेकिन विभाजन के लिए क्या है? एक ही कोशिका है। उसी एक ही कोशिका में विभाजन की क्रिया हो रही है। इस विभाजन की क्रिया के अंतर्गत 16 कोशिकीय मोरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गेस्टुला संरचना का निर्माण होगा। और गेस्टुला संरचना में जो जनन स्तर बनेंगे एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम, उनके द्वारा ऑर्गेनोजेनेसिस अंगतंत्र का निर्माण होगा। और युग्मनज में इस विभाजन की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि मोरुला सबसे पहले 16 कोशिकीय संरचना बनेगी, तो 16 कोशिकीय इस संरचना को हम क्या बोलेंगे? तूतक बोलेंगे, तूतक, या इसे हम क्या कहेंगे? मोरुला। और मोरुला के बाद में क्या बनेगा? अगर हम बात करते हैं 32 से 64 कोश की जो संरचना बनेगी उसे हम ब्लास्टुला या इसे कहेंगे कोरक भवन। और ब्लास्टुला के बाद जो कोशिका बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? गेस्टुला, जिसे हम कहेंगे कंदुक भवन। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गेस्टुला जब बनेगा तो गेस्टुला के बाद में अंगों के निर्माण की क्रिया होगी। और गेस्टुला के बाद में जब जनन अंगों का निर्माण होगा तो माता के गर्भ में एक जीव बनेगा और ये माता के गर्भ में। और माता के गर्भ में इस भ्रूण का निर्माण होगा। तो जो ये भ्रूण माता के गर्भ में है, ये जो भ्रूण बना है, जो ये एम्ब्रियो बना है, ये एम्ब्रियो इस एक ही कोशिका से बना है। एक ही कोशिका में जब विभाजन की क्रिया हुई तो पहले 16 कोशिका मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला और ऑर्गेनोजेनेसिस क्रिया होने पर भ्रूण का निर्माण होगा। तो भ्रूण जो है वो बहुकोशिकीय है, लेकिन माता के गर्भ से बाहर आने पर इसका आकार और इसका वजन ये सब कम होता है। लेकिन जैसे जैसे यह प्रसव क्रिया के बाद नवजात शिशु रूप में बाहर आता है और इस बाहरी रचना में जब जीवित रहता है तो इसके शरीर में विभाजन की क्रिया सोमेटिक सेल में कायिक कोशिका में विभाजन की क्रिया होती है। और विभाजन के बाद में अगर हम बात करते हैं इस भ्रूण में जब विकास की क्रियाएं चलती है
प्रकार से एक जीव की रचना होती है। तो कहने का तात्पर्य हम बात कहें कि यह एक भ्रूण है और भ्रूण से एक वयस्क का निर्माण होता है। तो ये भ्रूण और यह वयस्क, तो हम ये बात कर सकते हैं कि कोशिका विभाजन की जो क्रिया है वो स्टार्ट कहाँ से हुई, वह एक युग्मनज से स्टार्ट हुई, या मैं कह सकता हूँ कि कोशिका विभाजन एक कोशिका से प्रारंभ होता है, एक कोशिका। और इस एक कोशिका में जब विभाजन की क्रिया होती है, जब एक कोशिका में विभाजन की क्रिया होती है तो उस कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप सबसे पहले ऊतक बनते हैं और ऊतकों के द्वारा अंग का निर्माण होता है और अंग के द्वारा अंगतंत्र बनता है और अंगतंत्र के द्वारा शरीर का निर्माण होता है। तो हम सभी समझ सकते हैं कि यह क्रिया जो मानव है, इसे मानव के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या 46 हमने कंप्लीट की है, क्रोमोसोम 46 पाए जाते हैं, और इस मानव में अगर यह जनन की प्रक्रिया के अंदर होता है तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, उस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये गैमेट युग्मक बनते हैं और युग्मकों में जब निषेचन होता है तो द्विगुणित एकल कोशिकीय में आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। यहाँ पर ये एक कोशिका है और इस युग्मनज में जब विदलन की क्रिया माइटोसिस डिवीजन समसूत्री विभाजन की क्रिया जब प्रारंभ होती है, युग्मनज में समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, विदलन होता है, तो एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार कोशिका, चार से आठ, आठ से 16 कोश की संरचना बनती है जिसे मोरुला कहते हैं। और मोरुला से अंततः मोरुला से ब्लास्टुला और ब्लास्टुला से गेस्टुला बनता है और गेस्टुला में एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम का निर्माण होता है। इन्हीं जनन स्तरों से एक जीव की रचना होती है और ये जो भ्रूण होता है, इस भ्रूण के द्वारा एक धीरे धीरे जब इसकी कायिक कोशिका के अंदर लगातार विभाजन की क्रिया होती है तो इसमें एक वयस्क जीव का निर्माण होता है। तो हम ये जान सकते हैं कि हुआ क्या, इसके अंदर हम ये बात कर पाए कि कोशिका क्या कर रही है। कोशिका के द्वारा कोशिका में विभाजन के द्वारा वृद्धि होती है, कोशिका विभाजन कर रही है और अपनी वृद्धि भी कर रही है। और कोशिका के विभाजन के द्वारा हम देख पा रहे हैं कि कोशिका में विभाजन के द्वारा एक जीव के आकार में भी परिवर्तन होता है। जिस प्रकार हमने बात की जंतुओं के बारे में, उसी प्रकार एक एनिमल में भी, एक जंतुओं में और इसी प्रकार पादपों में भी विभाजन की क्रिया होती है। एक बीज होता है जिसे मिट्टी में लगाया जाता है और बीज के द्वारा एक नवोद्भिद पादप का निर्माण होता है और जब वह बीज अंकुरित होता है तो उस नवोद्भिद पादप अंकुरित बीज के द्वारा पादप से एक वृक्ष का निर्माण होता है। तो वृक्ष के निर्माण के लिए भी यह कोशिका विभाजन जरूरी है। तो यहाँ हमने बात की कोशिका विभाजन के मेन पर्पज के बारे में कि प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक जीव इस संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। और कोशिका के द्वारा क्या बनेंगे, इनमें ऊतक बनेंगे और ऊतकों के द्वारा अंग बनेंगे। हमने कहा यकृत आमाशय है, हमने कहा चाहे इसके अंदर अग्नाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, यकृत है। ये हमने कहा शरीर के अंदर कोई भी अंग है, इन अंगों का निर्माण ऊतक के द्वारा होता है और अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं और अंगतंत्र के द्वारा शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि कोशिका जो विभाजन है वह एक ही कोशिका से बनता है और हमारा शरीर बहुत सारी अरबों कोशिकाओं से होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है। कोशिका विभाजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसा हम बता पाए, कंप्लीट कर पाए कि जीवन की जो शुरुआत होती है वह एक ही कोशिका के द्वारा। अगर मैं कंप्लीट करें कि जीवन की जो शुरुआत है एक कोशिका से प्रारंभ होती है। जीवन की शुरुआत एक कोशिका से प्रारंभ होती है। जैसा कि हम बात कर पाए कि एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ है। तो पहले हम बात कर सकते हैं कि एक ही कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप एक क्रिया संपन्न होती है। लेकिन कोशिका में नए जीव के निर्माण के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती है। एक तो हम बात करते हैं
डीएनए का प्रतिकृतियन, डीएनए का प्रतिकृतियन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, पुराने वाले डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होता है। और दूसरा होता है कोशिका की वृद्धि। क्या होता है? कोशिका की वृद्धि। कौन कौन सी क्रिया होती है कोशिका विभाजन के अंदर? कौन कौन सी क्रिया होती है? तो डीएनए का प्रतिकृतियन और कोशिका की वृद्धि होती है। लेकिन कोशिका क्यों विभाजन करती है? कोशिका के विभाजन का कारण क्या है? कोशिका के विभाजन का कारण क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है अपने दिमाग में कि कोशिका के विभाजन का कारण क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है ओ हर्टविग। ओ हर्टविग। और ओ हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, जिसे हम कह सकते हैं केंद्रक द्रव्य सूचकांक। केंद्रक द्रव्य सूचकांक। और इसके अकॉर्डिंग कोशिका विभाजन के कारण का मतलब क्या बताया कि यदि किसी भी कोशिका में कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में, केंद्रक द्रव्य सूचकांक में अगर परिवर्तन आ जाता है तो कोशिका विभाजन करती है। इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, कोशिका विभाजन का कारण क्या है कि जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी कहते हैं। और होता क्या है इसमें? इस क्रिया के अंदर जो केंद्रक का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं KI का तात्पर्य है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। यहां बात करते हैं VN, कोशिका केंद्रक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य का आयतन, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर इस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में परिवर्तन आता है तो कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है। ये कोशिका है। और कोशिका के अंदर अगर हम बात करते हैं, ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक इस कोशिका के संपूर्ण ऑर्गेनेल्स का क्या करता है? कंट्रोल करता है। आप देख पा रहे होंगे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या केंद्रक द्रव्य सूचकांक किसने दिया? ओ हर्टविग ने दिया। मैं कोशिका विभाजन के कारण बता रहा हूं कि यदि कोशिका विभाजन तब करती है कि जब इसमें KI में परिवर्तन आ जाए। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स में जब परिवर्तन आ जाता है तो कोशिका विभाजन करती है, क्योंकि केंद्रक संपूर्ण कोशिका के कोशिकांगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता। हम ये कह सकते हैं कि परिवार जितना छोटा होता है, उस छोटे परिवार को परिवार का मुखिया क्षेत्र कंट्रोल कर पाता है। लेकिन अगर परिवार बहुत बड़ा हो जाता है तो परिवार के मुखिया पर उन सभी की जिम्मेदारियां ज्यादा अधिक हो जाती है, और इसी के कारण आज के समय में संयुक्त परिवार कम दिखाई देते हैं और बाद में उन परिवारों को अलग अलग होना पड़ता है। प्रत्येक घर में एक उसका मुखिया होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा कि ये कोशिका है, ये कोशिका है और इस कोशिका में ये केंद्रक है और इस केंद्रक में
अन्य कोशिका ये माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाएं हैं। कहने का मतलब है जो ये केंद्रक है ये इस कोशिका के सारे कोशिकांगों पर अपना नियंत्रण रखता है। ये इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कोशिका और ये क्या है इसमें न्यूक्लियस केंद्रक। अगर ये केंद्रक इस कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकाओं पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाता तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन का क्या रीजन है, कोशिका विभाजन का कारण क्या है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स में परिवर्तन का आ जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को निरूपित करने वाला, डिनोट करने वाला सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र क्या होगा, KI-NI-VN/VC-VN जो इसको प्रेजेंट करता है। और इसी में जब चेंजेज आ जाता है तो सेल डिवीजन करता है। क्यों, मैंने कहा कि जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वह है संपूर्ण कोशिका को कंट्रोल करता है। ये कोशिका का डायरेक्टर है, निदेशक है, जो कोशिका के कोशिकांगों को कंट्रोल करता है। अगर ये है केंद्रक कोशिकांगों पर नियंत्रण खो देता है तो कोशिका का विभाजन होता है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में चेंजेस हो जाता है तो कोशिका विभाजन की क्रिया करती है। चलिए अब आगे बात आती है कि कोशिका विभाजन से पहले होगा क्या। कोशिका विभाजन से पहले हमें बात करनी पड़ेगी कोशिका चक्र के बारे में। कोशिका चक्र, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है, कोशिका चक्र। कोशिका चक्र का मतलब है किसी कोशिका के संपूर्ण व्यक्तिगत जीवन चक्र को क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। क्या कहेंगे हम, किसी कोशिका के संपूर्ण व्यक्तिगत जीवन चक्र को कोशिका चक्र कहते हैं। मीनिंग इसका यह है कि कोशिका अपना संपूर्ण जीवन चक्र किस प्रकार पूरा कर रही है। कोशिका के संपूर्ण व्यक्तिगत जीवन चक्र को कोशिका चक्र कहते हैं। और कोशिका चक्र के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हार्वर्ड पेल्ट। हार्वर्ड पेल्ट ने कोशिका चक्र के बारे में बताया। कोशिका चक्र के अंतर्गत होगा क्या, कोशिका चक्र में अगर हम बात करते हैं इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो पहले देखिए थोड़ा हार्वर्ड पेल्ट के बारे में भी बताएंगे हम। कोशिका चक्र में दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एक तो होता है इंटरफेज, अंतरावस्था। इंटरफेज अंतरावस्था, और दूसरा है जिसे हम कहते हैं सूत्री विभाजन, जिसे एम विभाजन भी कहते हैं। एम विभाजन, एम विभाजन को दो भागों में बांटा गया है। एम विभाजन को हम बात कर सकते हैं एम विभाजन जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं दो क्रियाएं होती है। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन, और एक होता है साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन। तो हमने क्या कहा, कोशिका चक्र की दो अवस्था, पहले अंतरावस्था फिर एम प्रावस्था। एम प्रावस्था में दो भाग, केंद्र विभाजन, कैरियो, इसे हम क्या कहेंगे, इसमें कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका द्रव्य विभाजन जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। केंद्र विभाजन के अंतर्गत चार प्रकार से चार भागों में बांटा गया है। तो हम बात करते हैं पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज, और अगला है
अंत्यावस्था जिसे कहते हैं टीलोफेज। केंद्र विभाजन चार होता है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसको मैं चार्ट के द्वारा बताता हूं। जैसे हमने कहा ये एक वर्त है और यहां हम सभी अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोशिका में विभाजन से पहले कोशिका विभाजन की तैयारी करनी है। इस कोशिका विभाजन अवस्था को क्या कहते हैं? अंतरावस्था कहते हैं। तो हमने क्या कहा, ये क्या है? इंटरफेज। क्या कहेंगे इसको? अंतरावस्था। ये कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था है। अंतरावस्था को तीन भागों में बांटा गया है, जीवन अवस्था, ऐस्त्रावस्था और दूसरा हमने कहा G2 प्रावस्था। तो इंटरफेज जो सबसे बड़ी प्रावस्था है, कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी प्रावस्था कौन सी है? इंटरफेज अवस्था। जो मैं कह सकता हूं कि कोशिका विभाजन का लगभग 95% जो समय होता है वो अंतरावस्था का। तो 95% जो कोशिका समय लेती है वो अंतरावस्था में। इसमें हमने बात की कि इंटरफेज को कई पार्ट में हम बात कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे एक हमने कहा ये वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं जीवन का, जीवन। इस प्रावस्था में, एस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है। तो ये से पूर्व की होती है, इसलिए से पूर्व डीएनए संश्लेषण प्रावस्था। जीवन प्रावस्था के बाद में अगली प्रावस्था होती है जिसे अगर हम बात कंप्लीट करें इसे एस प्रावस्था कहते हैं। और एस प्रावस्था में थोड़ा स्कोर बढ़ा देते हैं क्योंकि इसका अधिक समय होता है। एस प्रावस्था में डीएनए संश्लेषण, तो इसे डीएनए संश्लेषण अवस्था। एस प्रावस्था के बाद जो अगली अवस्था होती है इसे हम G2 प्रावस्था कहते हैं, क्योंकि डीएनए का संश्लेषण एस प्रावस्था में होता है, ये इसके बाद आती है, इसलिए इसे पश्च डीएनए संश्लेषण प्रावस्था। तो ये जो पूरा जो यहां तक का वर्ग है जिसमें लगभग 95% जो समय है वो इंटरफेज, विश्राम अवस्था कह दीजिए या कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था कह दीजिए, इंटरफेज अवस्था कह दीजिए। और लगभग 5% जो समय है वह कौन सी अवस्था में? एम विभाजन में लगता है। तो ये विभाजन कौन सा हो गया? एम विभाजन। तो एम विभाजन जो है, एम विभाजन में सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी प्रावस्था? कैरियोकाइनेसिस की। और कैरियोकाइनेसिस को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर इसके एम विभाजन के अंदर 2 भाग पड़ रहे हैं, साइटोकाइनेसिस और एक हमने कहा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमने कहा कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट अवस्था प्रोफेज। तो ये कौन सा हो गया? प्रोफेज। अवस्था। इसके बाद अवस्था आती है, इसे कहते हैं अगली अवस्था, इसे कहते हैं मध्यावस्था, मेटाफेज, मध्यावस्था। और मध्यावस्था के बाद में एम विभाजन की सबसे छोटी प्रावस्था आती है, ये लीजिए छोटा सा कंप्लीट कर देता हूं, इसे हम कहेंगे एनाफेज। ये लीजिए एनाफेज। और इसके बाद अगली अवस्था आती है अंत्यावस्था, से कहते हैं टीलोफेज। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, टीलोफेज। तो ये चारों जो अवस्थाएं हैं ये किसमें आएगी? केंद्रक विभाजन। तो ये क्या है? केंद्रक विभाजन। यहाँ पे हम कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है? केंद्रक
यहाँ तक क्या हो रहा है, ये केंद्र के बाद, और फिर ये जो बाकी बात बच गई हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस तो क्या कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो यहाँ पर ये जो चक्र बन रहा है हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल। तो आप देख पा रहे हैं इस आरेख चित्र के अंतर्गत, इस आरेख चित्र में हमने क्या कहा कि किसी कोशिका के संपूर्ण व्यक्तिगत जीवन चक्र को कोशिका चक्र कहेंगे। कोशिका चक्र में दो भाग हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है, अंतरावस्था और एम विभाजन। अंतरावस्था इंटरफेज अवस्था, अंतरावस्था जो कोशिका विभाजन के 95-95% समय को इंड्यूस करती है या इसको 50% भाग को यूज करती है। और इंटरफेज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला हमने कहा जीवन प्रावस्था जिसे पूर्व डीएनए संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं, दूसरा एस प्रावस्था जिसे डीएनए संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं, अगला है जी2 प्रावस्था जिसे पश्चात डीएनए संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं। तो ये पार्ट है वो किसके हैं, इंटरफेज। इसके बाद जो अवस्था आती है वो है एम विभाजन। एम विभाजन को हमने बांट दिया इसमें दो भागों में, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को चार भागों में हमने बांटा, पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था मेनाफेज, अंत्यावस्था टेलोफेज। ये चारों अवस्थाएं क्या कहलाती है, कैरियोकाइनेसिस कहलाती है, केंद्र विभाजन। और इसके बाद में अगला आता है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो आप इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं कि कोशिका अपने व्यक्तिगत जीवन चक्र को कैसे अपनाती है। अब इसके बाद में कोशिका के बारे में, कोशिका चक्र के बारे में हम जान पाए, लेकिन यहां से ये बात जो बताई, ये संपूर्ण जो चीजें हैं वो कोशिका चक्र के बारे में किसने बताया, हार्वर्ड एवं पेल्क। तो हार्वर्ड व पेल्क ने कोशिका चक्र के बारे में बताया। तो कोशिका चक्र के कोशिका चक्र अंतरावस्था और एम विभाजन में डिवाइडेड होता है, ये बात किसने बताई, हार्वर्ड और पेल्क ने। अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होंगे। जैसे देखिए, तो कोशिका चक्र का सही क्रम क्या है। बहुत ही जनरली ये क्वेश्चन आता है कि कोशिका चक्र का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन कंप्लीट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा आप देखिएगा, बहुत अच्छे इसके आंसर बनते हैं। आप देखिएगा कि सबसे पहले क्या हो रहा है, इंटरफेज हो रहा है, और उस इंटरफेज के बाद में क्या हो रहा है, एम विभाजन हो रहा है। तो इसका सही चक्र क्या होगा, जैसे पहले कौन सी अवस्था आती है, हम बात कर पाते हैं जीवन प्रावस्था। जीवन के बाद कौन सी प्रावस्था आ रही है, एस प्रावस्था। एस प्रावस्था के बाद कौन सी प्रावस्था आ रही है, जी2 प्रावस्था। और जी2 प्रावस्था के बाद कौन सी प्रावस्था आ रही है, एम प्रावस्था। तो इसका सही क्रम क्या होगा, जीवन, एस, जी2 और एम प्रावस्था। अगर ऑप्शन का और भी हम कंप्लीट कर सकते हैं इस प्रकार का, क्योंकि इन तीनों को क्या कहते हैं, इंटरफेज, अंतरावस्था कहते हैं। और इंटरफेज के बाद में कौन सी प्रावस्था आएगी, एम प्रावस्था। ये भी ठीक रहे। ऑप्शंस का और भी हम कंप्लीट कर सकते हैं कि इंटरफेज तथा हम कह सकते हैं अंतरावस्था। अंतरावस्था के बाद में कौन सा है, कैरियोकाइनेसिस, जो आपको दिखाई दे रहा है, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के बाद में कौन सा आ रहा है, साइटोकाइनेसिस। तो अगर इस प्रकार से पूछा जाए तो ये भी ठीक है, इंटरफेज और एम प्रावस्था तो ये भी ठीक है, और अंतरावस्था के बाद में कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस तो ये भी ठीक है। अर्थात ऑल ऑफ दोस, ये सारे के सारे जो होंगे वो ठीक होंगे। तो यहाँ से जनरली कई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, कोशिका चक्र का सही क्रम क्या है। तो अब हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे अंतरावस्था के बारे में, अंतरावस्था के टाइप्स के बारे में, और फिर हम बात करेंगे एम प्रावस्था के बारे में। और इसी के साथ धन्यवाद, और आप सभी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यह नई वीडियो आपको
मिलते हैं।